दोस्तों नमस्कार। भूगोल के इस अध्ययन में आज हम भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें हम जानेंगे कि इसे भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं और विषुवत रेखा क्यों कहते हैं, और एक ही लाइन को भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा क्यों कहा जाता है, और कब भूमध्य रेखा और कब विषुवत रेखा कहा जाता है। इस सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही भूमध्य रेखा पर पड़ने वाले सभी देशों के बारे में भी अध्ययन करेंगे और यहाँ के मौसम और यहाँ के सबसे ऊंचे स्थानों के बारे में भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की यदि आपकी उत्सुकता है तो आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें और हम इस बारे में विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है और ये अक्ष के समानांतर रोटेट कर रही है, यानी कि ये जो अक्ष है इसी को एक ध्रुव मानकर और ये रोटेट हो रही है। जैसे कि यदि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कोई अंदर से पिन डाल दी जाए तो यहाँ पर जो है पृथ्वी एकदम सीधी घूमेगी और ये स्थान जो हैं ये स्थिर माने जाते हैं, इसलिए इन्हें ध्रुव कहते हैं। ध्रुव का मतलब भी स्थिर होगा और ये पृथ्वी जो है वो बहुत ही तेज़ी से रोटेट होती है और ये पृथ्वी आज से नहीं बल्कि जब से बनी है तब से ये रोटेट होती है। और हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु रोटेट होती है तो उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जहाँ पर स्पीड अधिक होगी वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक होगा। तो इसलिए दोस्तों, ये जो विषुवत रेखा यानी कि इधर से और इधर से यदि इसे नाप लिया जाए और इसका मध्य किया जाए, यानी कि इस ध्रुव से लेकर और यहाँ तक की दूरी को नापकर और इसका आधा आधा कर लिया जाए तो इस स्थान पर जो है वो हमारी एक लाइन बनेगी जिसे कि हम विषुवत रेखा कहेंगे। और जब पृथ्वी घूमेगी तो यहाँ पर इसकी जो है वो लंबाई अधिक है और इधर लंबाई कम होगी, तो स्पीड यहाँ पर अधिक होगी और इधर स्पीड ध्रुवों की तरफ कम होते होते और ध्रुवों पर स्पीड एकदम शून्य हो जाएगी। तो दोस्तों, इसीलिए जो है ये ध्रुव जो हैं वो थोड़े पिचके हुए हैं, यानी कि इसकी लंबाई कम है और इस तरह से लंबाई अधिक है क्योंकि विषुवतीय व्यास जो है वो पृथ्वी का अधिक है जबकि ध्रुवीय व्यास कम है और इसका अंतर जो है वो 42.72 किलोमीटर है, यानी कि भूमध्य रेखीय व्यास जो है वो 12,759.28 किलोमीटर है, वहीं ध्रुवीय व्यास 12,713.56 किलोमीटर है। तो इसलिए इसमें जो है वो 42.72 यानी लगभग 43 किलोमीटर का फ़र्क है। और ये फ़र्क इसीलिए है क्योंकि पृथ्वी जब यहाँ पर तेज़ी से रोटेट होती है तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक लगता है और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इधर का जो मलबा है यहाँ पर आ गया और ये दोनों ध्रुव जो है वो पिचक गए, यानी कि इधर से और इधर से कुछ दबाव पड़ा, यानी कि यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगभग शून्य था। तो इसलिए इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ पर जो है वो उभार हो गया है। इसलिए भूमध्य रेखा जो है उस रेखा पर पृथ्वी में कुछ उभार है और इस उभार से ही हम पृथ्वी का मध्य बिंदु मानते हैं और इस मध्य बिंदु से उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ बराबर बराबर दो गोलार्ध बन जाते हैं, जिन्हें के इस एक जो है वो उत्तरी गोलार्ध तथा इसको दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारे दो गोलार्ध हो गए और हमारी इस विषुवत रेखा पर जो है वो बहुत ही उभार पाया जाता है और विषुवत रेखा पर सूर्य जो है वो लंबवत एक साल में 2 बार चमकता है, यानी कि ये मार्च में
21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य हमारी इस विषुवत रेखा पर एकदम लंबवत चमकता है, यानी कि सूर्य की चाल जो है वो दोनों तरफ बढ़ती है। यानी सूर्य जब हमारा चलता है तो यहाँ पर जून में जो है सूर्य हमारा इधर चमकता है कर्क रेखा पर, और वहीं यानी कि कर्क रेखा, और ये जो है वो इधर होगी दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा। तो कर्क रेखा पर जब हमारा सूर्य जून में चमकता है और फिर यहाँ पर सूर्य चलते चलते फिर यहाँ पर जून के बाद सितंबर में ये यहाँ पर चमकता है, और सितंबर से लेकर दिसंबर में फिर ये यहाँ पर चमकता है, और दिसंबर के बाद फिर चलता है वापस तो मार्च में फिर यहाँ पर चमकता है, और फिर आकर जून में फिर यहाँ पर पहुँच जाता है। तो इसलिए इस सूर्य की और पृथ्वी के जो झुकाव है इसकी वजह से यदि इनका एंगल लिया जाए तो हमारी इस पृथ्वी पर लगभग 5 लाइनें बनती हैं जो कि विषुवत के नाम से जानती जाती हैं, और वही इन 5 विषुवतों में जो बीच की रेखा है उसे ही भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। यानी कि हमारी इस पृथ्वी पर विषुवत रेखा पर सूर्य लगभग हर समय जो है वो लंबवत ही चमकता है, यानी कि कभी तो सूर्य उत्तरायण हो जाता है कभी दक्षिणायन। जब उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तो एक जो विषुवत रेखा है वो थोड़ी इधर शिफ्ट हो जाती है और थोड़ा उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो इस शिफ्ट की वजह से यहाँ पर जो है वो 5 विषुवत रेखाएं बनती हैं, लेकिन ये मध्य की जो विषुवत रेखा होती है उसे ही हम एक्चुअल में पढ़ते हैं। सैद्धांतिक रूप से हम उस रेखा के बारे में ही चर्चा करते हैं और मानते हैं कि सैद्धांतिक रूप से इस रेखा पर हर समय 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। लेकिन ये सैद्धांतिक ही है, और ये 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन जो है वो थोड़ा उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ शिफ्ट होता रहता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम यहाँ पर भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा के बारे में अंतर जान लेते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा वह रेखा है जहाँ पर रात और दिन समान होते हैं। विषुव का मतलब ही समान होता है, तो ये विषुवत रेखा पर दिन रात समान होते हैं, जबकि भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को बीच से बराबर बराबर 2 हिस्सों में बांटती है, तो इसलिए इसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारी इस विषुवत रेखा की कुछ विशेषताएं होती हैं, क्योंकि हमारी विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ये जो है एक पृथ्वी पर चारों तरफ गोल होती है, यानी कि ये वृत्त के आकार की है, यानी कि एक सर्किल है और ये गोल है और ये सर्किल है। और विषुवत रेखा पर जो है यानी कि भूमध्य रेखा पर लगभग 12 घंटे का दिन व 12 घंटे की रात होती है। तो ये हमारी भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। और तीसरा पॉइंट ये है कि हमारी जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूरस्थ स्थानों को मिलाने वाली रेखा
है। यानी कि ये हमारी जो विषुवत रेखा है, यदि पृथ्वी के इस केंद्र को हम मान लें और इधर दूरी नापें और इधर दूरी नापें, तो ये विषुवत रेखा पर ही सबसे ज़्यादा दूरी हमें मिलेगी। तो इसलिए ये पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूरस्थ स्थान है जहाँ पर जो है विषुवत रेखा पाई जाती है। तो दोस्तों ये हमारी पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान है। तो दोस्तों विषुवत रेखा पर जो है वो हर समय ग्रीष्म ऋतु ही रहती है। विषुवत रेखा पर, यानी कि विषुवत रेखा पर हर समय ग्रीष्म ऋतु ही रहती है। हर समय ग्रीष्म ऋतु ही रहती है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक प्राप्त होता है और सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती हैं और साल भर यहाँ पर जो है वो उच्च तापमान रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो आर्द्र जलवायु व सागर होने के कारण अधिकतम तापमान नहीं मिलता। अधिकतम तापमान नहीं मिलता, यानी कि यहाँ पर तापमान जो होता है वो अधिक तो होता है लेकिन अधिकतम तापमान यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सागर हैं और उन सागरों में हर समय जो है वो उन सागरों में हर समय इवोपरेशन होता रहता है, यानी कि बाष्पीकरण होता है और इस बाष्पीकरण की वजह से यहाँ पर बादल छाए रहते हैं और बादलों की वजह से और आर्द्र जलवायु की वजह से यहाँ पर अधिक तापमान तो मिलता है लेकिन अधिकतम तापमान नहीं मिलता। यानी कि यहाँ मौसम एक साथ तो रहता है, हर समय गर्मी रहती है लेकिन बहुत अधिक गर्मी जो है वो कर्क रेखा के सहारे पड़ती है और कर्क रेखा में जहाँ पर डिजर्ट है वहाँ पर अधिकतम तापमान मिलता है। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारी इस भूमध्य रेखा पर जो है वो हमारी भूमध्य रेखा की कुछ विशेषताएं हैं और ये हमारी भूमध्य रेखा पृथ्वी के मध्य में पाई जाती है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि हमारी इस भूमध्य रेखा की एक्चुअल लंबाई क्या है और इसकी लगभग लंबाई क्या है। तो वो हमारी इस भूमध्य रेखा की लगभग लंबाई जो है, लगभग लंबाई 40,075 किलोमीटर है, जबकि इसकी एक्चुअल यानी कि शुद्ध लंबाई जो है वो शुद्ध लंबाई 4,75,16.6856 मीटर है। अब इस रेखा पर जो भी हमारे देश आते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो उन्हें हम यहाँ पर 0 डिग्री जो देशांतर है वहाँ से देखते हैं। गिनी तट और अफ्रीका का गिनी तट है। यहाँ पर जो है हमारा अटलांटिक महासागर है, वहाँ पर है और अटलांटिक महासागर से हम इधर पूरब की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि साओ तोमे एक यहाँ पर द्वीप है, जो साओ तोमे यहाँ पर एक द्वीप है और इस द्वीप के बाद में हमारी अफ्रीका की भूमि शुरू होती है, जहाँ पर जो है वो हमारा ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र पड़ता है गैबोन। ये गैबोन क्षेत्र है और गैबोन से जब हम और पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा कांगो आता है और कांगो के बाद कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य आता है और कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य के बाद जो है वो हमारा युगांडा आता है और युगांडा से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो विक्टोरिया झील है और विक्टोरिया झील के बाद जो है वो हमारा केन्या देश है और केन्या के बाद अफ्रीका का ये अंतिम देश सोमालिया है और इस सोमालिया देश के बाद हिंद महासागर प्रारंभ होता है। हिंद महासागर में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा यहाँ पर एक द्वीप आता है जिसे कि मालदीव कहते हैं और ये भारत के दक्षिण में है। उसके बाद में हमारा द्वीप आता है इंडोनेशियाई द्वीप शुरू होते हैं सुमात्रा
बोर्नियो, सुलावेसी और न्यूगिनी, फिर प्रशांत महासागर शुरू हो जाता है। और इस प्रशांत महासागर में किरिबाती द्वीप समूह पड़ते हैं, और किरिबाती के बाद में हमारा जो है वो प्रशांत महासागर का लगभग अंत होने को आता है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप की शुरुआत में इक्वाडोर का एक द्वीप है वो पड़ता है। और ये द्वीप जो है वो गोलोपेगास द्वीप, यानी कि ये गोलोपेगास द्वीप है जो कि इक्वाडोर का ही द्वीप है, ये पड़ता है। और उसके बाद में अफ्रीका की मुख्य भूमि शुरू होती है तो ये इक्वाडोर पड़ता है। और इक्वाडोर से जैसे ही हम और पूरब बढ़ते हैं तो कोलंबिया देश पड़ता है, और कोलंबिया के बाद में ब्राज़ील पड़ता है। और इस ब्राज़ील को जैसे ही क्रॉस करते हैं फिर हमारा अटलांटिक महासागर शुरू हो जाता है, यानी कि ये अटलांटिक महासागर है और ये यहाँ पर अटलांटिक महासागर है। और अटलांटिक महासागर के बाद फिर हमारी अफ्रीकी भूमि शुरू हो जाती है, ये क्योंकि ये एक वृत्त के आकार में है और इसे हमने खोल लिया है। तो ये हमारा जो है वो विषुवत रेखा पर पड़ने वाले सभी द्वीप और सागर हो गए हैं। तो इसी देश में यानी कि इक्वाडोर में ही ये पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पॉइंट यानी विषुवत रेखा पर पड़ने वाला सबसे ऊंचा पॉइंट है, जिस पॉइंट को कायाम्बे ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। ये जो है हमारा इक्वाडोर में जो हमारा पर्वत श्रृंखला है उस श्रृंखला में एक द्वीप है कायाम्बे ज्वालामुखी, और इस कायाम्बे ज्वालामुखी की ऊंचाई जो है वो 4690 किलोमीटर है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी इस विषुवत रेखा पर अगर कोई सबसे ऊंचा पॉइंट पूछा जाए तो आप उसे कायाम्बे ज्वालामुखी के रूप से बताएंगे। वहीं यदि पृथ्वी के केंद्र से और सबसे ऊंचा पॉइंट पूछा जाए तो वो अफ्रीका में पड़ता है, और अफ्रीका में वो कौन सा स्थान है ये आप लोगों के लिए आज का कार्य है। अगर आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी से सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, यदि आपने हमारे वीडियो को देखा होगा तो पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, तो वो हमारा पॉइंट अफ्रीका महाद्वीप में है। और वो अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा पॉइंट है जो पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूर है, उसे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।